नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। हम उन सारे जटिल संवैधानिक नियमों को इतनी आसानी से समझेंगे कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस पूरे टॉपिक के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। भारत का राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है, राइट? लेकिन फिर भी उनके पास वास्तविक शक्ति या रियल पावर क्यों नहीं होती? यही तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा विरोधाभास है, एक तरह का पैराडॉक्स। कागजों पर देखेंगे तो ये पद सबसे ताकतवर लगता है, लेकिन जब असली फैसलों की बात आती है तो कहानी एकदम अलग होती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे स्ट्रक्चर को 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, भारत का संवैधानिक प्रमुख। दूसरा, चुनाव और योग्यताएं। तीसरा, राष्ट्रपति की 5 प्रमुख शक्तियां। चौथा, आपातकालीन शक्तियों का मैट्रिक्स। और आखिर में नाम मात्र बनाम वास्तविक भूमिका। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख। एग्जाम के नजरिए से बात करें तो ये नंबर 52 बिल्कुल रट लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक सख्त संवैधानिक अनिवार्यता है। तो जब भी राष्ट्रपति पद की बात आए, आर्टिकल 52 आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। इन्हें हेड ऑफ स्टेट और देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। सुनने में ये उपाधियां बहुत भारी भरकम और पावरफुल लगती हैं ना? ये पद देश के सर्वोच्च सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, हमें हमेशा याद रखना है कि यह मुख्य रूप से एक नाम मात्र या फॉर्मल भूमिका है। सरकार के सारे काम इन्हीं के नाम से होते हैं, पर असल में यह सिस्टम कैसे काम करता है ये हम आगे समझेंगे। अब आते हैं भाग 2 पर, चुनाव प्रक्रिया और योग्यताएं। यहीं पर एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल क्या होता है? इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल होते हैं। एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स का यहां कोई काम नहीं है। वो इस वोटिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते। अब ये इलेक्शन होता कैसे है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और तीसरा है सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान। ये पूरा सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि राज्यों और केंद्र के बीच वोटों का सही बैलेंस बना रहे और प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो। योग्यताओं की बात करें तो चेकलिस्ट काफी क्लियर है। भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये 35 साल वाला पॉइंट अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर ना हो। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये दोबारा भी चुने जा सकते हैं और सबसे खास बात, ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि अगला राष्ट्रपति कार्यभार नहीं संभाल लेता। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, राष्ट्रपति की 5 प्रमुख शक्तियां। ये जो एक्रोनिम है ना, FLAJE, इसे बस फ्लेजे की तरह याद कर लीजिए। ये एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। F से फाइनेंशियल पावर्स, L से लेजिस्लेटिव पावर्स, E से एग्जीक्यूटिव, J से जुडिशियल और आखिरी E से इमरजेंसी पावर्स। इस एक्रोनिम से आप राष्ट्रपति के पूरे अधिकार क्षेत्र को अपनी उंगलियों पर याद रख सकते हैं। चलिए एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स को एक साथ देखते हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों और राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। और जैसा हमने पहले बात की थी, सरकार का हर एक काम ऑफिशियल रूप से उन्हीं के नाम पर होता है। वित्तीय शक्तियों को देखें तो कोई भी मनी बिल उनकी परमिशन के बिना संसद में पेश नहीं हो सकता और देश का बजट भी उन्हीं के नाम पे प्रस्तुत किया जाता है। तो बेसिकली वो सरकार के गठन और देश के वित्त दोनों को कानूनी रूप से एंकर कर रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टूल है वो है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन देश को अचानक किसी कानून की सख्त जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? ऐसे वक्त में राष्ट्रपति सीधे एक अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं। ये इमीडिएट लॉ मेकिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और जब बात न्याय की आती है तो जुडिशियल पावर्स के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान या पावर ऑफ पार्डन की सर्वोच्च शक्ति है। वे किसी भी दया याचिका पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। मतलब वे किसी अपराधी की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं।
ये शक्ति वाकई उन्हें न्यायतंत्र में एक अनोखी और सबसे ऊंची जगह देती है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, आपातकालीन शक्तियों का मैट्रिक्स। ये मैपिंग आपको बिल्कुल सॉलिड तरीके से याद होनी चाहिए। 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है, राज्य आपातकाल जिसे हम अक्सर राष्ट्रपति शासन कहते हैं वो अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए, इन तीनों अनुच्छेदों के बीच ठीक 4-4 अंकों का पैटर्न है। 352, फिर 4 जोड़िए 356, फिर 4 जोड़िए 360। है ना याद रखने में आसान? फाइनली हमारा भाग 5, नाम मात्र बनाम वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका का असली खेल। अब जाकर उस पहेली का जवाब मिलता है जो हमने एकदम शुरू में डिस्कस की थी। एक तरफ है नॉमिनल हेड यानी हमारे राष्ट्रपति, जिन्हें अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करने होते हैं, और दूसरी तरफ है रियल एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, जो असल में इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कागजों पर सारी शक्तियां राष्ट्रपति की हैं, लेकिन फैसले लेने का रियल पावर प्रधानमंत्री के पास है। यही है शक्तियों का वो शानदार विरोधाभास। तो इन सब चीजों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, अगर इतनी सारी शक्तियां सिर्फ दूसरों की सलाह पर ही इस्तेमाल होनी है, तो राष्ट्रपति पद की एक गरिमा और इसका सम्मान दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे स्थिरता देता है? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की असली खूबसूरती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।